दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मॉडल पेपर का हमने प्रथम भाग किया था, ये आज उसका दूसरा भाग है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 प्रश्नों के का ज़िक्र हमने यहाँ किया है। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। मैंने कहा है कि जितने लोगों ने 50 प्रश्नों को लिया था पैड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के उनके लिए मैं 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक अलग से मेरा न्यू टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं क्विज़ करवाऊँगी, यूनिट वाइज़ करवाऊँगी और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को डालूँगी और आप उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यदि मेरे द्वारा इस चैनल के द्वारा 50 लोगों को भी सफलता हासिल होती है या इससे ज़्यादा लोगों को हासिल होती है, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और बता दूँ जिन लोगों को ये ₹50 का ये लेना है मॉडल पेपर वो ले सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये 20 तारीख के बाद क्लोज़ कर दिया जाएगा, है ना? 20 तारीख के बाद ये क्लोज़ कर दिया जाएगा, 20 तारीख के बाद ये पेपर किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। जो प्रश्न हमारे छूट गए थे, उनका फिर से हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है, ये नंदलाल वाजपेयी जी की है, जो कि 1978 में प्रकाशित हुई है। अब मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ फ्रेंड्स, वाजपेयी जी की जितनी भी कृतियाँ हैं, आलोचनात्मक कृतियाँ जितनी भी हैं, उसको बिल्कुल रट लीजिए, है ना? चाहे नया साहित्य नए प्रश्न हो या हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी हो या फिर जयशंकर प्रसाद हो या फिर उनका एक बड़ा ही मशहूर है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, है ना? जिसका ज़िक्र मैंने यहाँ किया है। तो देख लेना प्रेमचंद्र महाकवि निराला ऐसा करके एक उन्होंने लिखा है, एक आलोचना, वो भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना? तो देख लेना, रस सिद्धांत भी इनका है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सभी कृतियाँ जो हैं वो डॉक्टर नगेंद्र की ही हैं। आगे फिर देख लेते हैं। अच्छा बता दूँ मैं इनमें वही उन्हीं प्रश्नों का ज़िक्र किया गया है। हो सकता है कि आंसर जहाँ टाइप किया है मैंने पीडीएफ में जो मैंने उत्तरमाला आपको प्रोवाइड किया है, वहाँ पर नहीं जानती मैं कैसे ए का बी ऐसा कुछ प्रश्नों का हुआ है। बाकी सभी प्रश्न बहुत बेहतरीन हैं। ये आपके कांसेप्ट क्लियर हैं तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व कर पाएँगे और आप ज़रूर सॉल्व करें। है ना? तो हमारा अगला है कि प्रेमचंद्र एक विवेचन किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए नंबर इंद्रनाथ मदान की। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं फिर से देख लेते हैं। अच्छा ये पीडीएफ ही है, ठीक है? ये पीडीएफ ही है। इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य में अव्यंजनावाद किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो चौमन का है वो ए नंबर करेक्ट है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी ये पीवाईक्यू में समाहित है। अच्छा जो कुछ वहाँ पर ऑप्शन चारों ऑप्शन के रूप में एनटीए के द्वारा या फिर यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था उनका जिक्र भी मैंने यहाँ पर किया है, कुछ नए प्रश्नों को भी ऐड किया है। प्रश्न बनता है कि जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा रुक कर बताना चाहूँगी। कुछ मित्रों का कहना है कि मैम आप बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ाती हैं। तो कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं नहीं चाहती कि 5 मिनट में, है ना? 5 मिनट में मैं 1 प्रश्न पढ़ाऊँ, है ना? मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट में मैं 50 प्रश्न आपको उपलब्ध कराऊँ, है ना? कई मित्रों का है कहना है कि बहुत जल्दी-जल्दी भागे जा रही हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा करके बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो मैं बता दूँ कि कोशिश यही कीजिए कि आपकी रफ्तार तेज़ हो, है ना? क्योंकि परीक्षा निकट है, परीक्षा यूँ कहें कि आपके सर पर है ना? तो उसको यदि पाना है तो अब दौड़ना पड़ेगा, है ना? अब दौड़ना ही पड़ेगा, ना कि आप धीरे-धीरे चलें। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका 55 नंबर का बता दूँ, बी नंबर करेक्ट है। पहले आचार्य शुक्ल आते हैं, वाजपेयी जी आते हैं, शर्मा जी आते हैं, फिर डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। यह कथन किसका है ना? किस प्रसिद्ध विद्वान का है? अच्छा देखो, ये बता दूँ ऐसा मैंने प्रसिद्ध नहीं लिखा था। मैंने जैसा लिखना चाहिए वैसा लिखा था, ना ही विद्वान मैंने ऐसा टाइप किया था। ये मैं समझ गई कि पीडीएफ बनाते समय ये त्रुटियाँ हुई हैं इस तरह की, ये भी सही है, मैं नहीं कहती ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन मैंने ये जो नोटिस किया कि जो हमारा उत्तरमाला में ए, बी ऐसा करके कुछ छोटी-मोटी त्रुटियाँ आई हैं, तो वो पीडीएफ कन्वर्ट होते समय ही आई हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हमारा ई नंबर है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये कथन जो है वो आचार्य शुक्ल का है ना? तो आचार्य शुक्ल यहाँ तो है नहीं, है ना? तो इसलिए हमारा ई नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो करेक्ट आंसर हमारा है बी नंबर रांगे राघव का। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? तो यहाँ जो 58 का है
बता दूं फ्रेंड्स, ये हमारा डी नंबर करेक्ट है ना, क्योंकि नए साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है वो मुक्ति बोध का है ना, मुक्ति बोध जी का है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति एकांकी विधा की नहीं है। तो देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है, तुम चंदन हम पाई एकांकी विधा की नहीं है, ये निबंध विधा की है और ये विद्यानिवास मिश्र कृत है। और विद्यानिवास मिश्र के सभी निबंधों को आप अच्छे से याद करते हैं ना, निबंध बहुत ज़्यादा हैं, तो ना ये नहीं कहती कि सभी को याद करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है 8-10 ऐसे निबंध हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं 10 में से पूछा जाता है, जिसका जिक्र मैंने कई बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन असंगत है ना, कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर देखो जो 60 का है वो करेक्ट आंसर है, सी नंबर है ना। तुलसीदास जो है वो देवराज उपाध्याय की कृति नहीं है, ये माता प्रसाद गुप्त की है जो कि 1941 में प्रकाशित हुई है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो जो करेक्ट आंसर है बी नंबर करेक्ट है, जो वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी शुक्लोत्तर युगीन हैं, ना कि मार्क्सवादी आलोचक हैं। अच्छा, इनकी कृतियों को जरूर याद रखिएगा है ना, शिवदान सिंह चौहान की, ये शर्मा जी की और ये सिंह जी की कृतियों को जरूर याद रखें। आगे फिर आता है प्रश्न कि सर्वप्रथम देव बड़े या बिहारी विवाद को किसने प्रारंभ किया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, मिश्र बंधुओं ने। फिर अगला प्रश्न आता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पद्यात्मक अनुवाद किसका किया है ना, पद्यात्मक अनुवाद किया है तो किस कृति का किया है। तो उन्हें अच्छा किस कृति के नाम से किया है, साहित्य शास्त्र के नाम से या समालोचना दर्श शीर्षक से या फिर अलंकार पीयूष से या साहित्य समालोचना के शीर्षक से। तो यहाँ पर देखो जो हमारा करेक्ट आंसर है 63 का वो बी नंबर करेक्ट है ना, समालोचना दर्श शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया था। फिर आगे देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। अच्छा, इसमें बड़ा डाउट था मुझे फ्रेंड्स, ये तथ्य मैंने किसी पुस्तक से ही लिया था। अब इसका आंसर मुझे देखो अच्छे से मिला नहीं, तो मैं ऑप्शन में जो हमारा उत्तर माला था वहाँ मैंने इसको ब्लैंक कर दिया था, यानी मैं कोई डाला नहीं। मुझे लगा कोई मित्र को याद आएगा तो मुझे बता सकते हैं, बट किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो मैं बिल्कुल इस प्रश्न को मैं बड़े गौर से मैं देख रही थी कहाँ का है, मैंने इसको सर्च किया तो भी मुझे मिला नहीं। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह, इन्हीं दोनों में से किसी का है। ये शुक्ल का तो नहीं हो सकता, प्रसाद जी का नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई है, लेकिन मैं भी डाउट में हूँ। ठीक है, अभी ये तथ्य मुझे मिला नहीं, बारीकी से मैंने इसको ढूंढा नहीं, मैं सर्च कर लूँगी तो मैं इसका आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। बाकी इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, हमारे जो पीडीएफ पढ़े हैं या फिर हमारे जो टेलीग्राम यूट्यूब पर वीडियोस पढ़ी हैं वहाँ मैंने इसका जिक्र किया है, पर भाई मैं श्योर नहीं हो पा रही कि किसका है, इनका है कि इनका है। आगे फिर देख लेते हैं। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन कृति है तो किसकी कृति है। 65 का करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर है ना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, चतुर्वेदी जी की है ना, चतुर्वेदी जी की है। और बड़ा ही सरल प्रश्न है फ्रेंड्स, 1970 में प्रकाशित हुआ है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न आता है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। तो 66 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है, रामविलास शर्मा जी, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, नामवर सिंह। बताऊं दृष्टि पब्लिकेशन में इनका जिक्र किया गया है, इनके जन्मक्रम का, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं जिनका जन्मक्रम वहाँ पर गलत भी दिया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। आगे प्रश्न फिर बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो संत काव्य से संबंधित नहीं है, मारिफत है ना, डी नंबर जो है वो ये मारिफत संत काव्य से नहीं बल्कि सूफी काव्य से संबंधित है। फिर प्रश्न आता है कि कृष्णा शोभती की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान से नवाजा गया है या जिसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो 68 का ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, समय सरगम। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। तो कविता क्या है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से निम्नलिखित में से किसकी आलोचनाएं संकलित की गई हैं। हाँ, समालोचना समुच्चय नाम से किसी आलोचनाओं को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 70 का भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है। तो देखो यहाँ ई नंबर करेक्ट है, मुखौटा जो है मन्नू भंडारी की नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा आता है कि अंधे मोड़ से आगे किस विधा की रचना है। ये तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी नंबर करेक्ट है, कहानी विधा की है। फिर अगला प्रश्न आता है कि रूप गोस्वामी किस सती के संस्कृत आचार्य माने गए हैं। देखिए ऐसे ये सरल प्रश्न है ना, सरल प्रश्न है, इनको जरूर देखिएगा। तो 73 का हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर है, 16वीं सती के हैं है ना, रूप गोस्वामी 16वीं सती के हैं।
प्रश्न आता है कि कल कुटिल जीव विस्तार हित तुलसी वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? तो नाभादास कृत है, नाभादास जी ने कहा है। आगे प्रश्न आता है कि 30 शैशव जौवन मिले भेद न जान्यो जात, यह पंक्ति किसकी है? तो रसलीन जी की है। 75 का हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे फिर प्रश्न आता है कि भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है ना? कौन सा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ नहीं है? तो 76 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, शिवराज भूषण, क्योंकि अलंकार ग्रंथ है, रीति ग्रंथ नहीं है। आगे फिर प्रश्न आता है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अनेक राजाओं के यहाँ भटकते हुए भी अपनी काव्य रचना में निरंतर प्रवृत्त रहा? तो यहाँ देखो बी नंबर में पद्माकर के साथ जाना चाहूंगी, है ना, बी नंबर पद्माकर जी के साथ में जाना चाहूंगी, बी हमारा करेक्ट आंसर है 77 का। फिर आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधानी शक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? तो 78 का जो है वो सी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, कॉल्डिश का यह कथन है। ठीक है, कॉल्डिश का कथन है कल्पना के संबंध में, है ना, क्योंकि यहाँ कल्पना की बात हो रही तो बिल्कुल हम अनुमान लगा सकते हैं ना, कल्पना कॉल्डिश का सिद्धांत है ना, कल्पना सिद्धांत। आगे आता है कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो यहाँ पर ए नंबर हमारा करेक्ट है, आस्कोली ने। अच्छा, इनका जरूर देखना है, इनका जो वर्गीकरण है गिलक्राइस्ट का, अच्छा धीरेन्द्र वर्मा का जरूर देख लीजिएगा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने किया है? तो बहादुर जी ने, शमशेर बहादुर जी ने। आगे प्रश्न आता है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि प्रश्न मार्क्सवादी आलोचक कौन है, शुक्लेत्तर युगीन आलोचक की श्रेणी में कौन आते हैं, कौन समकालीन आलोचक की श्रेणी में आते हैं? इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, चाहे वो निबंध विधा हो, आत्मकथा सॉरी उपन्यास विधा हो या फिर नाटक विधा हो, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा गौर से करिएगा, कौन से विद्वान या कौन से लेखक किस भाग में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है, राम गोपाल गहमरी। हम जानते हैं कि ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि ये किस तरह के उपन्यासकार है ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है गहमरी जी, है ना। एक खत्री जी यानी देवकी नंदन खत्री और दूसरे गोपाल राम गहमरी, बहुत अच्छे से पढ़िए इनको, बहुत इनके जो मतलब उपन्यास हैं, कुछ उपन्यासों को हमने पढ़ा है, काव्य बहुत ही बेहतरीन है। तो देख लीजिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर आता है ना, तिलस्मी और अयारी के संबंध में इनका नाम लिया जाता है। आगे फिर देख लेते हैं, फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से विरेचन सिद्धांत की विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा फेमस प्रश्न है। और यहाँ पर 82 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, राजनीति परक व्याख्या, है ना। बाकी इन तीनों का इन्होंने जिक्र किया है और जबकि बी नंबर का जिक्र नहीं किया है इस सिद्धांत का। आगे प्रश्न बनता है कि लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? तो बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो 83 का है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? तो देखो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि दिनकर की जो कृति नहीं है 84 का, वो हमारा डी नंबर करेक्ट है, क्योंकि हल्दी घाटी जो है इनकी कृति नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं, यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो यहाँ पर देखो होमर हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर हमारा 85 का ए राइट है। आगे फिर देख लेते हैं, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खड़ी बोली को कर्कश भाषा किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है, कामता प्रसाद गुरु ने। और बाकी और देख लीजिएगा कि खड़ी बोली को और किस किस नाम से जाना जाता है ना। कुछ लोगों ने गवारू कहा, कुछ लोगों ने और कुछ इसका नाम दिया है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुक्तिबोध की किस काव्य कृति को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है? तो यहाँ पर जो 88 का हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है को कहा है। वंशिका रो रही है, अभी सोकर जगी है, माफी चाहूंगी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न बनता है कि कला का आधार तो है विश्वास। चली गई अपने दादी के साथ, चली गई। चलो, प्रश्न हमारा बनता है कि कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह है, इन दोनों को एक ही साथ रख देना दोस्त शत्रुओं को बांध कर, अच्छा दो शत्रुओं को होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, दो शत्रुओं को बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देना है, कथन किस नाटक से लिया गया है ना। बड़ा बेहतरीन ये कथन है। तो 89 का जो हमारा करेक्ट है वो बी नंबर करेक्ट है, सिंदूर की होली से लिया गया है। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है 90 का बी नंबर करेक्ट है।
फिर हमारा प्रश्न आता है कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य फिर से क्यों नहीं रचा गया। तो बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर हमारा करेक्ट है कि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी ऑलरेडी मतलब हो चुकी थी, कामायनी हो चुकी थी, इसलिए इस प्रकार की का फिर से कोई श्रेष्ठ महाकाव्य नहीं रचा गया। इंशान ने कहा हमारा बी करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद कृत कौन सी रचना विरह प्रधान स्मृति काव्य है। तो हमारा आंसू बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा पूछता है, मेघदूत के रूप में, कभी कुशी के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, है ना। कौन से रहे हैं? बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या फिर अंग्रेजी उपन्यास। तो बताऊं यहाँ पर 93 का जो करेक्ट आंसर है, मूल जो आधार रहे हैं, बड़े बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, मूल आधार केवल अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आता है कि कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है। तो जो यशपाल का उपन्यास नहीं है वो 94 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है बी नंबर अमिता। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा की दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो कौन है? 95 का जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, 95 का डी नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राम काव्य धारा की नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है वो 96 का हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर, प्रकृति का रागात्मक चित्रण। ओ बेटा। फिर एक हमारा और नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो देखो करेक्ट आंसर है विनय पत्रिका, है ना। डी नंबर हमारा करेक्ट है 97 का। विनय पत्रिका जो है वो प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आती है, बहुत बार जिक्र मैंने इसका किया है। और तुलसीदास की रचनाओं का आप ये भी देख लेना कि कौन सी रचना किस भाषा में है, कौन सी ब्रज में है, कौन सी अवधी भाषा में है, कौन सी रचना तो चौपाई दोहा छंद में कैसे कैसे लिखी गई है, ये चीज़ें भी याद रखना। प्रकाशन वर्ष याद रखना इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल के कथन आचार्य शुक्ल ने तुलसी जी के संबंध में कैसे कैसे कथन या वक्तव्य पेश किए हैं वो देख लीजिएगा। कुछ इनकी आपको पंक्तियां भी देखनी है ना। और वो पंक्तियां ये भी याद रखना कि कहाँ से ली गई हैं, दोहावली से, कवितावली से, विनय पत्रिका से, कि रामचरितमानस से, या रामचरितमानस के किस कांड से, है ना। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट है, रुक्मणी मंगल जो है वो अग्रदास की नहीं है। तो किसकी है बताना फ्रेंड्स। बहुत ही सरल प्रश्न है, किसकी है बता दीजिएगा। आता है निम्नलिखित रचनाओं में से हमें असंगत का यहाँ पर चयन करना है ना। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल हमारा डी नंबर करेक्ट है, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पर अध्यात्म रामायण जो है माधवदास चरण, रामायण महानाटक इन्हीं का है, प्राणचंद्र चौहान का, भक्तमाल नाल इनका है, हनुमान चरित्र इन्हीं का है। मैं थोड़ा सा भक्तमाल के साथ जाना चाहूँगी फ्रेंड्स, बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी नंबर करेक्ट है। भक्तमाल जो है वो लालदास का नहीं है और यही हमारा असंगत है। फिर एक प्रश्न आता है कि भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं कहीं कृत्रिम नहीं आने पाई है। यह कथन किसके लिए है? तो हमारा करेक्ट आंसर है तुलसीदास जी के लिए। अब थोड़ा सा बताना चाहूँगी, कुछ त्रुटियां यहाँ पर हैं, छोटी मोटी त्रुटियां, नहीं जानती कैसे हो गई। बाकी अपने तरफ से पूरी कोशिश थी कि कोई त्रुटि न रह जाए फ्रेंड्स, पर माफ़ी चाहूँगी, आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है सुधार करने की। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें, उससे हमारा उत्साह वर्धक होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।